बात 1950 के डेकेड की है। ईरान के लोग मुहर्रम की तैयारियों में जुटे थे। तभी अनाउंसमेंट हुई कि इस बार सिर्फ 2 दिन के लिए फिल्म थिएटर्स बंद रखे जाएंगे, जिसे सुन लोग हैरान रह गए, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिमों का देश था, जहां मुहर्रम ही तो मेन फेस्टिवल था। इस्लाम में सिनेमा को हराम माना जाता है, इसलिए हर साल यहाँ के शाह मुहर्रम के दौरान 10 दिनों के लिए फिल्म थिएटर्स बंद कर देते थे। लेकिन 1955 में सब बदल गया। मॉडर्न होते ईरान में थिएटर्स खुले रहे, जिसकी खबर सुनते ही ईरान के कट्टरपंथी भड़क गए। वो शाह के विरोध में उतर आए। देखते ही देखते विरोध की ये चिंगारी आग में तब्दील हो गई। ईरान के युवा इस बार शाह के खिलाफ सड़कों पर थे और इन्हीं में से एक थे अली खोमेनी। अली उस वक्त 16 साल के थे। 4 साल की एज से ही वो कुरान, अरबी और इस्लाम की तामील लेने लगे थे और उनके रोल मॉडल थे ईरान के धर्मगुरु अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जो ईरान में इस्लामिक कानून चाहते थे। खुमैनी को रोकने के लिए ईरान के उस वक्त के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने उन्हें देश से निकाल दिया। फिर भी लोग उन्हें सपोर्ट करते रहे। इन्हीं में से अली भी थे, जो बार बार सड़कों पर उतरते, जेल जाते, चोरी छिपे खुमैनी के भाषणों के टेप ईरान की जनता तक पहुंचाते। यही वजह थी कि ईरान के रिवोल्यूशनरी लोगों में वो फेमस हो गए और खुद अयतुल्ला खुमैनी की नजरों में आ गए। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब इजराइल और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे। ईरान में अमेरिका की फौज तैनात रहती थी। अब अमेरिका के इन फौजियों को ईरान के शाह ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखी थी, जिसमें ये रूल था कि अगर अमेरिका के किसी भी सैनिक पर ईरान में कोई आरोप लगा तो उस पर केस ईरान के कोर्ट में नहीं बल्कि अमेरिका के कोर्ट में चलेगा। अयतुल्ला खुमैनी ने इसका विरोध किया। तब शाह ने उन्हें जेल में डाल दिया। जब वो रिहा हुए तो उन्हें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हसन अली मंसूर के सामने लाया गया। कहते हैं कि मंसूर ने खुमैनी से माफी मांगने को कहा। खुमैनी ने मना कर दिया। गुस्से में मंसूर ने उन्हें तमाचा मार दिया, जिसके ठीक 2 महीने बाद मंसूर का मर्डर हो गया। इस मर्डर के आरोप लगे खुमैनी पर और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। 14 साल तक वो ईरान से बाहर रहे, लेकिन पीछे से अली खोमेनी और उनके साथी उनके भाषणों के टेप को चोरी छिपे जनता तक पहुंचाते रहे। कहते हैं कि एक बार एक सभा में उन्होंने खुमैनी का एक टेप चला दिया, जिसमें खुमैनी ईरान के लोगों से कह रहे थे, शाह का शासन एक गैर इस्लामी शासन है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। इससे जनता और भड़क गई और शाह की आर्मी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सालों तक ये प्रदर्शन चलते रहे, जिन्हें दबाने के लिए मोहम्मद रेजा शाह ने एक सीक्रेट सिक्योरिटी फोर्स सवाक को तैयार किया। कहते हैं कि इस फोर्स को अमेरिका की बैकिंग थी और जब इसका पता लोगों को चला तो प्रोटेस्ट और तेज हो गए। अब शाह को अमेरिका का सपोर्ट था और ईरान के प्रदर्शन को शाह हैंडल करते ही आए थे। ऐसे में हर किसी को लगा कि इस बार भी शाह इन प्रदर्शनों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन फिर आया अगस्त 1978 और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम चेंज करके रख दिया। हुआ यूं कि ईरान के आबादान सिटी में आगजनी हुई। 450 लोग इसमें मारे गए और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब लोगों को इसका पता नहीं था और 8 सितंबर 1978 में मार्शल लॉ के बीच वो सड़कों पर उतर आए। तब सवाक के सोल्जर्स वहां पहुंचे और लोगों पर फायर खोल दिया। इस फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसे ईरान की हिस्ट्री में ब्लैक फ्राइडे नरसंहार कहा गया। इसी बीच शाह ने खुमैनी के खिलाफ इत्तेलात अखबार में एक आर्टिकल छपवा दिया, जिसमें लिखा था, अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी एक ब्रिटिश एजेंट है, वो अंग्रेजों के कहने पर काम करते हैं। खुमैनी की ईरानी पहचान पर भी सवाल है और वो इस्लाम के कायदों को भी नहीं मानते। कहते हैं कि इस आर्टिकल ने आग में घी का काम किया। एक तो लोग पहले से ही गुस्सा थे, ऊपर से अपने धर्मगुरु के खिलाफ इस तरह की बातें पढ़कर वो और नाराज हो गए। देखते ही देखते ईरान में प्रदर्शन बढ़ते गए और 16 जनवरी 1979 को शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद ईरान के नए लीडर बने अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। उन्होंने ईरान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने विलायत ए फकीह के सिद्धांत को रूलिंग का आधार बनाया, जिसका मतलब था कि ईरान के सारे फैसले सुप्रीम लीडर लेंगे। उन्होंने खुलकर अमेरिका और इजराइल को ईरान का दुश्मन करार दिया और अपनी मौत से पहले नया सुप्रीम लीडर बना गए अयतुल्ला अली खोमेनी को। वो अली खोमेनी जिन्हें 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने अपने जॉइंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत डाला। कहते हैं कि उनके साथ ईरान के टॉप 48 लीडर्स भी मारे गए। ये हमला दिन के वक्त हुआ जब अली खोमेनी अपने ऑफिस में थे और मीटिंग करने वाले थे। कहते हैं कि हमले को अंजाम देने के लिए यूएस और इजराइल ने जबरदस्त तैयारियां की थी।
इजराइल के मोसाद ने तो तेहरान सिटी के सीसीटीवी कैमरे तक हैक कर लिए थे। अमेरिका ने अंदर के नेताओं में अपने एजेंट बैठा दिए। कहते हैं कि खोमेनी के मर्डर की प्लानिंग पूरे 28 सालों से चल रही थी। लेकिन सवाल यह आता है कि उन्हें मारना दो पावरफुल कंट्रीज के लिए इतना मुश्किल क्यों था? कौन थे अयतुल्ला अली खोमेनी? कैसा था उनका 37 सालों का राज? कैसा रहा इतिहास का वो दौर जब खोमेनी ने ईरान को रूल किया? और क्या थी उनकी ताकत जो इजराइल जैसे देश का अस्तित्व ही उन्होंने खतरे में ला दिया? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा पुराने पर्शिया यानी कि आज के ईरान में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2700 किलोमीटर दूर ईरान की सबसे बड़ी रिलीजियस सिटी है मशहद। यहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम अली अल रजा की कब्र है, इसलिए इसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मशहद का मतलब ही होता है शहीद, और यहीं से अली खोमेनी की कहानी शुरू होती है। 19 अप्रैल 1939 मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खोमेनी का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। जब वो महज 4 साल के थे तब उन्हें कुरान, अरबी और इस्लाम की पढ़ाई के लिए भेजा गया। अपने बुक सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयतुल्ला खोमेनी में अली बताते हैं कि 1950 के डेकेड में उनका एडमिशन मशहद के स्कूल में हुआ था। वो क्लास में सबसे आगे बैठा करते, मैथ्स और इंग्लिश पर उनकी अच्छी कमांड थी। लेकिन एक बार स्कूल फंक्शन में उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और वहाँ उन्हें असली तारीफ मिली। तभी से अली इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो गए। हिस्ट्री बताती है कि ये वो दौर था जब ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। लेकिन अली तो 11 साल की उम्र में ही कोम सिटी चले गए और वहां जाकर वो एक मौलवी बन गए। कहते हैं कि अपनी एज के बच्चों के साथ वो मौलवियों वाले कपड़े पहनकर खेला करते थे। तब बच्चे उनका मजाक बनाते, लेकिन अली को इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो ईरान को इस्लामिक कंट्री बनते हुए देखना चाहते थे। इसलिए 1960 में वो रुहुल्ला खोमेनी के साथ हो गए। दोस्तों, ये वो दौर था जब ईरान पर उलेमाओं का बहुत असर था। उलेमा मतलब मुस्लिम धर्मगुरु, और इनमें भी सबसे बड़े रिलीजियस लीडर को अयतुल्ला कहा जाता था। अयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी मानते थे कि इस्लाम और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ईरान में इस्लामिक कानून होना चाहिए और यहाँ विलायत ए फकीह माने कि इस्लामिक धर्मगुरुओं का रूल होना चाहिए। अली उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए खोमेनी ने जब शाह के खिलाफ इस्लामिक क्रांति शुरू की तो अली उनकी बातों को मशहद के कोने कोने तक पहुंचाने में जुट गए। 1963 में तो उन्होंने एक मस्जिद में जाकर ऐलान किया कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। जिसके बाद शाह की पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में ठूस दिया और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। अब अली तेजी से ईरान के लोगों में पॉपुलर हो गए। इधर 4 नवंबर 1964 को अयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी को शाह ने देश से निकाल दिया। कहते हैं कि इसके बाद वो गए इराक। दोस्तों, इराक और ईरान दोनों ही शिया मुस्लिमों की कंट्री थी, लेकिन पेच ये था कि इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन खुद एक सुन्नी मुस्लिम थे। कहते हैं कि खोमेनी ने जब इराक जाकर वहां भाषण देना शुरू किया तब सद्दाम हुसैन डर गए, क्योंकि खोमेनी साफ कहते थे कि कोई भी इंसान देश नहीं चला सकता। देश कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, क्या नियम होंगे, ये सब भगवान के मुताबिक होना चाहिए। उनके हिसाब से देश को न राजा चाहिए था ना ही लोकतंत्र, वो सिर्फ इस्लामी शासन जो ईश्वर के नियमों के मुताबिक चले उसे चाहते थे, और उसे लागू करेंगे ईश्वर के प्रतिनिधि यानी कि धार्मिक विद्वान। इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया विलायत ए फकीर। कहते हैं कि उनके भाषण ईरान में बैन थे, इसलिए खोमेनी जैसे लोग उनके भाषणों के कैसेट जनता तक पहुंचाते। इन भाषणों से ईरान में हालात ये पैदा हो गए कि आए दिन प्रदर्शन होने लगे और ईरान के ऑयल फील्ड्स पर भी हड़तालें होने लगी। ये देख सद्दाम हुसैन डर गया। उसे लगा कि कहीं इराक के शिया मुस्लिम भी खोमेनी की बातों में ना आ जाएं। इसलिए सद्दाम ने उन्हें इराक से निकाल दिया और वो चले गए फ्रांस। अब अयतुल्ला खोमेनी फ्रांस में रहकर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और अली खोमेनी ईरान में रहकर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, जिसका असर यह हुआ कि एक साइकिल बन गया। लोग प्रोटेस्ट करते, बादशाह पुलिस और आर्मी भेजता, कुछ लोग मरते, फिर उनके लिए प्रोटेस्ट होता। इस साइकिल का बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। यूएस भी ये सब देखकर डर गया था। उसने बादशाह को मिलिट्री सपोर्ट भेजी और कहा
कि अगर नहीं संभाल पाए तो हम आपके लिए सेना भेजेंगे। लेकिन इस चीज का कोई असर नहीं हुआ और 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई। इधर शाह को पहले से ही कैंसर था, इसलिए इलाज का बहाना बनाकर वो ईरान छोड़कर यूएस चले गए। माने लोगों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को उखाड़ फेंका, जिसके बाद खुमैनी बने ईरान के सुप्रीम लीडर और उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई। उन्होंने अली खोमेनी को क्रांतिकारी परिषद माने रिवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया, जो ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। लेकिन अली ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जो शुरू होती है 1980 से। उस वक्त ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इसी बीच एक दिन तेहरान में जुम्मे की नमाज के बाद अली खोमेनी फ्रंट लाइन पर मुआयना करके आए। अगले रोज उन्हें अबू जार मस्जिद जाना था, जहां उनका ऑफिस भी था। यहाँ बहुत सारे लेटर उनका इंतजार कर रहे थे। अली इन लेटर्स का जवाब देने लगे, बिना इस बात पर गौर किए कि उनके टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था, जो उनका नहीं था। लेकिन वो बिजी इतने थे कि उनका इस पर ध्यान ही नहीं गया। तभी रिकॉर्डर बीप होने लगा और ये ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि अली घायल हो गए, वो खून से सन गए। उनके राइट आर्म, वोकल कॉर्ड्स और लंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। उन्हें तुरंत तेहरान के बहारलू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो कई महीनों तक एडमिट रहे। कहते हैं कि इस ब्लास्ट में उन्होंने अपना राइट हैंड और एक कान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वहीं जब इस घटना को इन्वेस्टिगेट किया गया तो टेप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिक को फोरकान ग्रुप का एक उपहार। फोरकान ईरान का एक मिलिटेंट ग्रुप था, जिसे सद्दाम हुसैन सपोर्ट कर रहे थे। उनका प्लान तो अली का मर्डर करने का था, लेकिन गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। हालांकि इस ब्लास्ट में उन्होंने अपना एक कान और एक हाथ खो दिया, फिर भी इस डिसेबिलिटी को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो बोले कि अगर दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए दिमाग और जीभ ही काफी है। ये सच भी था, लेकिन इसी दिमाग और जीभ के सहारे वो राष्ट्रपति कैसे बने, चलिए ये जानते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब ईरान में अयातुल्ला सुप्रीम लीडर बने तो आगे उन्होंने अली को उप रक्षा मंत्री बनाया। तब अली ने ही ईरान की आर्मी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर माने IRGC का गठन किया। इस आर्मी को बनाकर अली वैसे ही फेमस हो गए, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ किया एक और धमाके ने। हुआ यूं कि ठीक एक साल बाद 30 अगस्त 1981 की बात है। दोपहर का वक्त था। तेहरान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन भी थे। तभी MEK का सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी कमरे में दाखिल हुआ। खामेनी.IR के मुताबिक उसने कमरे में एक ब्रीफकेस रखा, जिसमें था एक। कुछ देर में ये कर गया, जो इतना भयानक था कि कमरे में बैठे लोगों के चिथड़े उड़ गए। इस में राजाई और बहरौन दोनों मारे गए, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अगला राष्ट्रपति कौन। एरवन अब्राहिमिन अपनी बुक खामेनिज्म एसे ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक में लिखते हैं कि देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ने लगी। तब खुमैनी ने अली खामेनी का नाम आगे किया। 2 अक्टूबर 1981 को ईरान में इलेक्शन हुए और 13 अक्टूबर को 95% वोटों से जीतकर अली ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की रेस में वो फर्स्ट नंबर पर नहीं थे, लेकिन वो पहले नंबर पर कैसे आए, चलिए इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। तो बात 1985 की है, जब अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने हुसैन अली मोंतजारी को ईरान का अगला रहबर बनाया। लेकिन फिर वो किसी बात से नाराज हो गए और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब उन्होंने अली का नाम आगे किया, लेकिन रहबर चुनने में देरी हो गई और 3 जून 1989 को उनका इंतकाल हो गया। जिसके बाद अगली सुबह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में यह तय हुआ कि ईरान में एक ही शख्स को पूरी कमान दी जाएगी, जिसे बनाया जाएगा रहबरी ए फर्दी। इसके लिए 2 कैंडिडेट थे, पहले अली खोमेनी और दूसरे थे ग्रैंड अयातुल्ला मोहम्मद रजा गोल्पायाग्नी। दोनों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें खोमेनी जीत गए। यहीं से वो ईरान के अगले रहबर बन गए। लेकिन रहबर बनने के लिए जरूरी ये था कि व्यक्ति मर्जा या अयातुल्ला हो। ऐसे में ईरान के संविधान को ही बदल दिया गया और अयातुल्ला बनाया गया अली खोमेनी को। लेकिन सवाल ये आता है कि अली को रहबर बनाना इतना जरूरी क्यों था? तो इसकी वजह थी सद्दाम हुसैन। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन की सेना ईरान के बॉर्डर पर जमा थी। ऐसे में ईरान के लीडर्स जल्द से जल्द अली को रहबर बनाना चाहते थे। हालांकि अमेरिका के थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो करीम सज्जादपुर कहते हैं
कि शुरुआत में अली एक कमजोर प्रेसिडेंट थे। उनमें खुमैनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी। साथ ही उन पर एलिगेशन लगे कि वो अपने खिलाफ लिखने वाले जर्नलिस्ट को टॉर्चर करवाते हैं। महिलाओं की आजादी उन्होंने खत्म कर दी है, वो कट्टरपंथी हैं। लेकिन ईरान के लिए अब अली ही सब कुछ थे। अली के दौर का ईरान कैसा था और कैसे वो इजराइल को 2000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद चारों तरफ से घेर कर बैठ गए? चलिए अब इसकी कहानी जानते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर चुने ही इसलिए गए थे ताकि वो अमेरिका से दोस्ती ना रखें। कहते हैं कि वहां जो इस्लामिक क्रांति हुई उसमें लोगों को बताया गया कि कैसे अमेरिका ईरान को लूट रहा था। सिस्टम और शाह अमेरिका के गुलाम थे। ऐसे में अगर सुप्रीम लीडर बनने के बाद अली अमेरिका से दोस्ती कर लेते तो लोगों का भरोसा उन पर से उठ जाता। इसीलिए वो अमेरिका के दुश्मन तो बने ही, फिलिस्तीन का सपोर्ट करके वो इजराइल के दुश्मन भी बन गए। कहते हैं कि अमेरिका ने उन्हें रोकने के लिए ईरान पर कई सैंक्शन लगाए, लेकिन ईरान रुका नहीं और अमेरिका, वेस्ट, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। वो ऐसे कि इजराइल को घेरने के लिए उन्होंने ट्रिपल एच को एक्टिवेट किया और ये ट्रिपल एच थे लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूथी और फिलिस्तीन का हमास। इजराइल से शैडो वॉर लड़ने के लिए ये तीनों आतंकी गुट ईरान ने कैसे खड़े किए, इसकी कहानी हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे, जिनमें सबसे पहले और सबसे खतरनाक है हूथी, जिनकी कहानी शुरू होती है यमन से। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर अरेबियन पेनिनसुला पर बसा है यमन। यमन एक इस्लामिक कंट्री है जहां इस्लाम के अलग अलग सेक्ट के लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक थे जैदी मुस्लिम, जिनका नंबर काफी कम था, माने ये माइनॉरिटी में थे। इसीलिए यमन की सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से ये लोग पिछड़ते गए और गरीबी के कारण इनमें गुस्सा पनपने लगा। इधर 1990 आते आते खुद यमन के हालात बिगड़ने लगे। यहाँ के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह पर करप्शन के आरोप लगे। तब गुस्साए जैदी लोगों ने सरकार के खिलाफ एक गुट बनाया जिसे लीड किया हुसैन अल हूथी ने। इन्हीं के नाम पर इस संगठन का नाम हूथी पड़ा, जो खुद को अंसार अल्लाह माने ईश्वर का साथी बताते हैं। कहते हैं कि हूथी लोगों को लड़ने के लिए पैसा और हथियार ईरान ने दिए, जिसकी वजह से ये इतने ताकतवर हो गए कि कुछ सालों में ही इन्होंने यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया। 2017 में जब यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह ने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की, तब हूथी लड़ाकों ने उनका मर्डर तक कर दिया। उन्होंने सऊदी अरब पर भी मिसाइल दागी और सबको डरा दिया। हालांकि सऊदी ने इसे हवा में ही मार गिराया और वहां के लोग बाल बाल बचे। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि इन हूथी लड़ाकों को ये मिसाइल दी किसने? तो इसका जवाब है ईरान। कहते हैं कि ईरान ने हूथी लड़ाकों को क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलें तक दी है, जिनका इस्तेमाल करके ये रेड सी यानी कि लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर खुलकर कहर बरसाते हैं। ये अमेरिका और इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान के एक इशारे पर ये इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं कि हूथियों के पास 1.5 लाख के करीब लड़ाके हैं, जिन्हें ट्रेनिंग देता है एक और विद्रोही गुट, जिसका नाम है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला की कहानी शुरू होती है लेबनान से। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर वेस्टर्न एशिया के लेवांत रीजन में बसा है लेबनान। लेबनान सीरिया और इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है और इस देश में शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन तीनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन वक्त के साथ इनमें पावर स्ट्रगल होने लगा और तीनों धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगे। इसी का फायदा उठाया एक शख्स ने, जिसका नाम था हसन नसरुल्ला। नसरुल्ला ने नाराज शिया लोगों का एक गुट बनाया और इसे नाम दिया हिजबुल्ला, जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। कहते हैं कि नसरुल्ला सिर्फ 22 साल के थे जब उन्होंने हिजबुल्ला बनाया। उनके पास अपने लड़ाके नहीं थे, इसलिए वो पहुंचे ईरान। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने नसरुल्ला के आइडिया को सपोर्ट किया। उसने अपने 1500 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे, जिन्होंने साउथ लेबनान पर कब्जा किया। इसके बाद हिजबुल्ला खुलकर सामने आया और उसने इजराइल की आर्मी पर गुरिल्ला अटैक शुरू कर दिए। कहते हैं कि उस वक्त इजराइल की आर्मी का कंट्रोल साउथ लेबनान पर था। इस पर हिजबुल्ला ने इतने अटैक करवाए कि उसे लेबनान छोड़ना पड़ा। ये हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ी जीत थी, जिसके बाद उसने इलेक्शन में कदम रखा। इलेक्शन में हिजबुल्ला ने 12 सीटें जीती। लेबनान की जनता को अपनी तरफ करने के लिए उसने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाए। हालांकि अमेरिका और इजराइल का वो दुश्मन रहा, जिस वजह से अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन हिजबुल्ला फिर भी स्ट्रॉन्ग होता गया, इतना कि जिसके पास एक वक्त पर अपने लड़ाके तक नहीं थे, उसने सीरिया के सिविल वॉर में अपने लड़ाके भेजे। इन लड़ाकों ने प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार को गिरने नहीं दिया, जिसे गिराने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरा जोर लगा दिया था। हिजबुल्ला की ये ताकत इजराइल के लिए सरदर्द बन गई।
जिसके बाद इजराइल ने कई सालों का इंतजार किया और 27 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कई टन गिरा दिए। कहते हैं कि इसी ब्लास्ट में नसरुल्लाह मारा गया। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो 24 साल पहले का था, जब इजराइल को हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान से अपनी आर्मी हटानी पड़ी थी। कहते हैं कि तब हसन नसरुल्लाह ने लेबनान के एक छोटे से शहर बिन्त जलेब में पहुंचकर भाषण दिया। उसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे, काले रंग का साफा बांधा था। 39 साल के नसरुल्लाह ने तब कहा था कि इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हो, लेकिन फिर भी वो मकड़ी के जाले की तरह कमजोर है। और अब इसी के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाले की तरह कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। दोस्तों, बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर इजराइल पर करता है। ये लेबनान और सीरिया में एक्टिव है, जहां से इजराइल पर अक्सर अटैक होते रहते हैं। हिजबुल्लाह के बाद तीसरा नंबर आता है हमास का, जो इजराइल के सबसे नजदीक है और इसे भी ईरान ने ही पाला है। हमास फिलिस्तीन के उन नाराज लोगों का गुट है जिन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जा कर रखा है। वैसे हमास के लड़ाके हैं सुन्नी, लेकिन ईरान ने इन्हें इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि पहला तो उसे इजराइल को घेरना था, और दूसरा कि खोमेनी को समझ आ गया था कि जब भी शिया सुन्नी बढ़ते हैं, नुकसान ईरान का होता है। अरब वर्ल्ड का लीडर बनना है और खुद को मुस्लिमों का मसीहा दिखाना है, तो उसे सुन्नी लोगों का भी साथ देना होगा। इसलिए उसने हमास को सपोर्ट किया, और इन सालों में हमास ने इजराइल पर कितने बड़े बड़े अटैक किए हैं, यह हर कोई जानता है। हालांकि हमास पर आरोप लगते हैं कि गाजा में जो शिया रहते हैं वो उनके साथ भी अच्छा नहीं करता, लेकिन अपने फायदे के लिए ईरान फिर भी उन्हें सपोर्ट करता है। ईरान ने ही हमास को हथियार दिए और बहुत बड़े बड़े अटैक इजराइल पर करवाए। यही कारण है कि इजराइल ईरान को दुश्मन मान बैठा और पहली बार 2000 किलोमीटर दूर बसे इन देशों में डायरेक्ट वॉर हुई। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इजराइल की एक टेंशन ये भी थी कि खोमेनी न्यूक्लियर बम बना रहे थे। साइंस कहता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम 235 आइसोटोप होना चाहिए, लेकिन नेचर में यूरेनियम 238 मिलता है। इसे इंडिच करके यूरेनियम 235 बनाते हैं, जिसे यूरेनियम इंडिचमेंट कहते हैं। आज की तारीख में ईरान यूरेनियम को 60% तक इंडिच कर चुका है। हथियार बनाने के लिए 90% इंडिचमेंट चाहिए, जिसे हासिल करते ही ईरान बना लेगा और इजराइल को तबाह कर देगा। ये बात इजराइल को भी पता थी, इसलिए पीएम नेतन्याहू ने यूएन में ये मुद्दा उठाया। इसी के साथ इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने एक एक करके इस प्रोग्राम पर काम करने वाले साइंटिस्ट को भी मार डाला, लेकिन खोमेनी फिर भी नहीं रुके। इसीलिए इजराइल और यूएस खोमेनी की जान के पीछे पड़ गए, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। कहते हैं कि इसके लिए इजराइल और अमेरिका ने सालों तक प्लानिंग की। वो खोमेनी पर नजर रखे हुए थे, इस हद तक कि उन्होंने तेहरान सिटी की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों तक को हैक कर लिया था। अब वो खोमेनी के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इधर ईरान के जितने भी लीडर हैं, वो कब क्या कर रहे हैं, इसके डेटा पर गौर करने के लिए इजराइल ने एआई टूल्स का यूज किया। उन्होंने ये तक पता लगा लिया कि खोमेनी रात को बंकर में होते हैं और दिन में वो सेफ फील करते हैं, इसलिए अपने ऑफिस में बैठते हैं। 28 फरवरी को खोमेनी एक बड़ी मीटिंग करने वाले थे, जिसके बारे में सीआईए को किसी अंदर के ही आदमी ने जानकारी दी। इधर इजराइल ने भी सीसीटीवी कैमरों में सबकी गाड़ियां देखी और हालातों को कंफर्म किया, और अब बारी थी फाइनल अटैक की। कहते हैं कि इजराइल ने सारे सिग्नल्स जाम कर दिए। एक ऐसा साइबर अटैक हुआ कि ईरान थमसा गया। किसी को कुछ पता चल पाता उससे पहले ही इजराइल ने बरसात करके खोमेनी का पूरा कैंपस उड़ा दिया, जिसमें खोमेनी समेत ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे गए। खोमेनी का जाना ईरान के लिए इतिहास के एक चैप्टर के कंप्लीट होने जैसा था। उसके जाने के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल समेत हर उस देश पर हमला बोल दिया जहां पर अमेरिका के बेस हैं। अब ईरान और अमेरिका में एक फुल फ्लेज्ड वॉर चल रहा है, लेकिन दुनिया भर में मुसलमान अब भी खोमेनी के जाने के गम में डूबे हैं। खोमेनी के रिजीम में ईरान कितना बदला, इसका एक ब्रीफ ले तो दिखता है कि उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसा मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा करके उन्होंने प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, जिसकी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा जरूर किया, लेकिन खत्म नहीं किया। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी ताकि अमेरिका और इजराइल प्रेशर में रहें। कहते हैं कि उनकी बनाई हुई आर्मी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 5 ब्रांच है, जिनमें एक है कुद्स फोर्स। इसका काम ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों की मदद करना है और इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को तेज करना है। खोमेनी का लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि हिजबुल्लाह, हमास और हूथी पूरे देश पर कब्जा कर लेते। इससे इजराइल के तीनों पड़ोसी लेबनान, फिलिस्तीन और यमन ईरान के कंट्रोल में होते और ईरान दूर बैठकर भी इजराइल को 3 तरफ से घेर लेता। यही कारण था कि इतने सैंक्शन लगाने के बाद, इकोनॉमी के हालात इतने खराब होने के बाद भी खोमेनी झुके नहीं। हालांकि भारत के लिए खोमेनी का जाना दुखद है।
ऐसा इसलिए क्योंकि खोमेनी और उनका रिजीम भारत का दोस्त था। उल्टा वहां के शाह रजा मोहम्मद पहलवी पाकिस्तान के दोस्त थे। दोस्तों, भारत खुलकर खोमेनी की मौत पर दुख नहीं जता सकता क्योंकि हमारी दोस्ती इजराइल से भी है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि ये सारा खेल तेल का है और सुपर पावर बनने का है। दुनिया का टॉप 5 ऑयल रिजर्व जिन देशों में मिलता है उनमें से 3 मिडिल ईस्ट के हैं, ईरान, इराक और सऊदी अरब। लेकिन इन देशों के पास सिर्फ तेल है। न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है अमेरिका, रूस, यूके और चीन जैसे देशों के पास। तेल जिनके पास है उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत खत्म हो जाएगी, जो अमेरिका कभी नहीं होने देगा। लेकिन अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट इतना जरूरी क्यों है दोस्तों? कैसे दूर बैठकर अमेरिका इन सभी देशों को कंट्रोल करता है? ईरान की हिस्ट्री का एक और चैप्टर है, वो चैप्टर जिसमें ईरान के शाह के रूल की पूरी कहानी है और आगे ईरान में क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पार्ट 3 में। ये पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।